Application of ideal gas equation. Of ideal gas equation. Ideal gas equation. PV is equal to nRT. यहां पर अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो और n कांस्टेंट हो, n कांस्टेंट होने का मतलब है मास कांस्टेंट है, n कांस्टेंट मतलब मास कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू n कांस्टेंट है, T कांस्टेंट, R कांस्टेंट होता है, पूरा कांस्टेंट। ये कौन सा लॉ हो गया, ये हमारा बॉयल्स लॉ हो गया। यहां से हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है ना। यहां पर हमारे पास चार वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल और टेम्परेचर। अगर हम दो को कांस्टेंट कर देंगे तो रेस्ट टू वेरिएबल्स में हमें रिलेशन मिल जाएगा। और हर लॉ में यही तो हुआ था। बॉयल्स लॉ में हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया था, मास कांस्टेंट, मास मतलब मोल कांस्टेंट, ठीक है ना। चार्ल्स लॉ में हमने क्या किया था, प्रेशर कांस्टेंट किया था, मास कांस्टेंट किया था, चार्ल्स लॉ बन गया। गैलुसॉफ लॉ में क्या किया था, गैलुसॉफ लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट किया था, मास कांस्टेंट किया था, ठीक है ना। अवागाद्रो लॉ में क्या किया था, प्रेशर कांस्टेंट किया था, टेम्परेचर कांस्टेंट किया था। तो देखिए ये जैसे बॉयल्स लॉ बन गया, इसी तरह से हम लोग दूसरे केस की बात करते सकते हैं। केस नंबर 2, अगर हमारा कांस्टेंट है प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या, और मोल कांस्टेंट है, तो यहां पर PV इज इक्वल टू nRT। कांस्टेंट को हम लोग एक साइड ले लेंगे, प्रेशर कांस्टेंट है और मोल कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम अपॉन T, कांस्टेंट सारे एक तरफ लेंगे, nR/T। ये पूरा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा चार्ल्स लॉ, ये होगा चार्ल्स लॉ। सिमिलरली अब यहां पर V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये चार्ल्स लॉ हो गया। केस नंबर 3, अगर हम थर्ड केस की बात करेंगे तो थर्ड केस में हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट कर सकते हैं और मोल कांस्टेंट कर सकते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट और मोल कांस्टेंट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT। जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ ले लो, P अपॉन T इज इक्वल टू nR अपॉन V, होल इज कांस्टेंट। ये कौन सा लॉ हो गया, ये हो गया गैलुसॉफ लॉ। ये गैलुसॉफ लॉ हो गया। यहां पर P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। अब देखिए, अब केस नंबर 4, अगर हम प्रेशर कांस्टेंट करेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT। तो प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, V अपॉन N इज इक्वल टू R अपॉन T, ये पूरा कांस्टेंट। ये हो गया आवागाद्रो लॉ। ये है आवागाद्रो लॉ। यहां पर V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2।
सारे लॉस बन गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने ही लॉस बनेंगे, और भी आप कांस्टेंट करके कुछ नया लॉ बना सकते हैं। जैसे देखिए केस नंबर 5, केस नंबर 5 में हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी कांस्टेंट कर दीजिए, आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर दीजिए और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो। जब वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे और टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT। तो यहां पर P अपॉन N इज इक्वल टू RT अपॉन V, ये पूरा कांस्टेंट है, ये एक नया लॉ बन गया, ठीक है ना। P1 अपॉन N1 इज इक्वल टू P2 अपॉन N2, ये नया लॉ बन गया। और इस लॉ को तो कोई नाम ही नहीं है, आप अपना नाम दे सकते हैं। तो यहां पर वैसे बहुत सारे लॉस बन जाएंगे, किसी दो को कांस्टेंट कर दो, मान लीजिए हम कांस्टेंट कर देते हैं प्रेशर और वॉल्यूम को, तो NT इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। केस नंबर 5, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT, तो यहां पर हो जाएगा NT इज इक्वल टू PV बाई R, ये पूरा कांस्टेंट, ये एक नया लॉ हो गया। ये हो जाएगा N1T1 इज इक्वल टू N2T2, ये एक नया लॉ हो गया। तो यहां पर इस इक्वेशन में सारे गैसियस लॉ गवर्न हो रहे हैं, जो हमें नोन लॉज है वो भी, और कुछ ऐसे भी लॉज बन जाएंगे जिनका कोई नाम नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चंस आपको इन्हीं 4 लॉ से मिलेंगे, इस पर भी क्वेश्चन मिलेंगे, इस पर भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम लोग कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे हम लोग इसे अप्लाई करेंगे। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन अगर आप यूज करेंगे तो आपको किसी लॉ को लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन खुद ही लॉ बना देगी। आप PV इज इक्वल टू nRT यूज करिए, जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ करिए और लॉ बना लीजिए, ठीक है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए एक बीकर है, ओपन है, ये ओपन बीकर है, ओपन, इसमें T इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर मोल ऑफ गैस सपोज 10 है। आपको बताना है फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस at 127 डिग्री सेंटीग्रेड इन वेसल, इन ओपन वेसल, ओपन है ना इसलिए ओपन वेसल। If atmospheric pressure is constant, pressure is constant, देखिए ये बात लिखने की जरूरत नहीं थी, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहां पर देखिए क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है क्योंकि ओपन वेसल है। तो हम लोग यहां से अपना लॉ बना लेंगे, PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहां से NT इज इक्वल टू PV बाई R, ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। जब ये कांस्टेंट होगा तो हमारा लॉ क्या हो जाएगा, हमारा लॉ हो जाएगा N1T1 इज इक्वल टू N2T2। अभी देखिए
N1 की वैल्यू कितनी है 10 मोल, T1 की वैल्यू कितनी है 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 300 केल्विन। आपको निकालना है N2 किस टेम्परेचर पर निकालना है, T2 इज इक्वल टू 127 प्लस 273 400 केल्विन पर। अप्लाई कर देंगे, N1 रखेंगे 10, T1 है 300 केल्विन, N2 कितना है निकालना है, T2 है 400 केल्विन। आप देखेंगे कि N2 की वैल्यू 30/4 मतलब कितना आएगा 7.5 मोल, मतलब 400 केल्विन पर 127 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 400 केल्विन पर इसके मोल्स कम हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पे कुछ गैस क्या हो जाएगी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके कोई भी लॉ बना के अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन में कांस्टेंट्स आपको दिए रहेंगे कि कौन से वेरिएबल कांस्टेंट है। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल 2, a cooking gas cylinder contains gas at 20 atm pressure. Pressure. If volume of cylinder is 10 liter, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर is 27 degree centigrade. Due to fire, temperature increases. Maximum pressure of cylinder is 50 atm. Find temperature at which cylinder burst. देखिए यहां पर 20 एटीएम इनिशियल प्रेशर है और इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये कहा है कि 50 एटीएम पर हमारा सिलेंडर बस्ट का मैक्सिमम जो प्रेशर है सिलेंडर का वो 50 एटीएम हो सकता है। तो आपको बताना किस टेम्परेचर पर। यहां पर जो कांस्टेंट है वो आप कैसे पता लगाएंगे,
अरे भाई क्लोज सिलेंडर है, कुकिंग एंड सिलेंडर है, क्लोज होगा तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ऐसा थोड़ा ना कि वॉल्यूम 10 लीटर दिया है तो वॉल्यूम कम ज्यादा होगा। सिलेंडर तो बंद होगा, अगर सिलेंडर से गैस निकलेगी तो आग नहीं लग जाएगी, तो सिलेंडर तो बंद होगा। लेकिन आग लगने की वजह से, क्योंकि सिलेंडर आपके किचन में रखा था तो वहां आग लग गई, तो सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो बढ़ने लगेगा तो गैस का भी प्रेशर चेंज होगा। अब मैक्सिमम प्रेशर जो सिलेंडर बियर कर सकता है वो 50 atm है, तो आपको बताना किस टेम्परेचर पर सिलेंडर बर्स्ट कर जाएगा। तो यहां पर बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है आपका और मोल कांस्टेंट है। तो आप गैस इक्वेशन से लॉ बना लेंगे, PV = nRT। तो यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट मोल कांस्टेंट है, तो क्या होगा P/T = nR/V, ये कांस्टेंट होगा। मोल कांस्टेंट, R कांस्टेंट, V कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। P1/T1 = P2/T2। यहां पर P1 कितना दिया है, P1 = दिया है 20 atm और टेम्परेचर T1 कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड 273 300 केल्विन। और P2 आपको दिया है 50 atm। आपसे पूछा है कि कौन सा टेम्परेचर होगा जब प्रेशर 50 atm हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए 20/300 = 50/T2। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 150 T2 = 750 केल्विन। 750 केल्विन पर ये अगर डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है तो टेम्परेचर T2 कितना हो जाएगा 750 - 273 कितना आ जाएगा भाई 4 कितना होगा 7 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस तरह से हमने आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके लॉ बना लिया। लेकिन हमें पता है ये लॉ क्या है, प्रेशर टेम्परेचर लॉ, गैलिसॉक लॉ है। लॉ याद रखने की कोई जरूरत नहीं, हमने कहीं नाम नहीं लिया, हमने तो बस आइडियल गैस इक्वेशन में कांस्टेंट को एक तरफ कलेक्ट किया और उससे लॉ बना लिया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। Of ideal gas equation. Gas equation. Different forms of ideal gas equation. देखिए PV = nRT। अगर गैस में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, ना तो प्रेशर कांस्टेंट है, ना वॉल्यूम कांस्टेंट, ना टेम्परेचर कांस्टेंट है, ना मोल कांस्टेंट है, तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन PV/NT = R, ये हमारा गैस कांस्टेंट है। मतलब हमारी आइडियल गैस इक्वेशन इस फॉर्म में होगी। अगर दो हम स्टेट की बात करें फॉर टू स्टेट्स, दो स्टेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा P1V1/N1T1 = P2V2/N2T2। ठीक है, दूसरा केस ये हो सकता है, केस नंबर 2, डेंसिटी के टर्म में भी आइडियल गैस इक्वेशन हो सकती है, जैसे PV = nRT। तो यहां पर n क्या है, मोल है, वेट अपॉन GMM RT। हम वॉल्यूम को नीचे ले आएंगे, PM = W/V RT, ये हो गई डेंसिटी।
तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगी PM इज इक्वल टू DRT। ये डेंसिटी के टर्म में हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है, जहां पर इसमें क्या है, M है GMM ऑफ गैस, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, और D क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस, तो ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है। यहां पर ये मॉलिक्यूलर मास है, ये डेंसिटी है। अब अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो इसको अगर सेम गैस के लिए यूज करना चाहते हैं, फॉर टू स्टेट्स ऑफ सेम गैस ऑफ गैस, अगर हम दो स्टेट के लिए एक गैस के लिए यूज करना चाहते हैं तो GMM कांस्टेंट होगा, R कांस्टेंट होगा, तो P अपॉन क्या हो जाएगा, DT इज इक्वल टू R बाई M, ये कांस्टेंट होगा। मतलब ये हो जाएगा क्या, P1 D1 T1 इज इक्वल टू P2 D2 T2। लेकिन ध्यान रहे यहां पर गैस एक होनी चाहिए, मतलब दोनों स्टेट में सिंगल गैस है, तभी तो हमने उसका GMM कांस्टेंट लिया। अगर गैसेस डिफरेंट होंगी तो हम यहाँ पर M को भी इधर रखेंगे। अगर डिफरेंट गैसेस होंगी, ये तो सेम गैस के लिए है, सेम गैस के लिए सेम गैस, और अगर डिफरेंट गैसेस होंगी तो M1 P1 अपॉन D1 T1 इज इक्वल टू M2 P2 अपॉन D2 T2। ये है डिफरेंट गैस के लिए, ये डिफरेंट गैस के लिए। बात समझ रहे हैं? ठीक है भाई, ये आइडियल गैस इक्वेशन के कुछ हमने फॉर्म्स आपको बताए हैं। अब इससे आप मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, M इधर ले आएंगे, WRT बाई PV, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी निकालना होगा तो क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू PM अपॉन RT। तो डेंसिटी का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, GMM का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। ओके, थैंक यू बेटा।